Hello everyone, I am Aradhna and welcome to पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर गागरीगोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल का उत्पादन कैसे करते हैं और कैसे हम उसका प्रबंधन करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। तो पहेली और जो बूझो थे वो अपने अंकल के घर पे गए, जब गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने अंकल के घर पे गए। Their uncle is a farmer, और उनके जो अंकल थे वो क्या थे, एक फार्मर किसान थे। One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, कुछ टूल्स यानी कि औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, शोवल यानी होता है बेलचा कहते हैं जिसको, और प्लो हल। ऐसे कुछ औजार देखे उन्होंने इन द फील्ड, खेत में उन्होंने खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो ऐसे औजार देखे। पूछो के दिमाग में एक सवाल आता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स। तो वो जानना चाहते हैं कि हम कैसे और कहाँ इन टूल्स का यूज करते हैं। हैव यू लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। तो हमने यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। तो हमने क्या सीखा है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारी हैं उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, और जो पौधे होते हैं वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो क्या आप कॉल कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स थे वो खुद का खाना खुद कैसे बना सकते थे। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स थे वो अपना खाना खुद बना रहे थे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो जो जानवर होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मानव जो इंसान है वो क्या करते हैं, खुद का खाना खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जो एनिमल्स हैं और ह्यूमंस है वो अपना खाना उन्हें कैसे मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहले एक सवाल ये है कि हमें भोजन की जरूरत होती ही क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये ऊर्जा कहाँ उपयोग में लाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, जैसे डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन सांस लेने की क्रिया होती है, और एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन की क्रिया होती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम अपना जो भोजन है वो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और दोनों से हमें अपना भोजन मिलता है। Since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? तो बूचो कहता है कि जैसा कि हमें पता है हम सबको भोजन की जरूरत है। तो हमारे देश में तो इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो इतनी ज्यादा जनसंख्या को हम कैसे भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कैसे एक पूरी जनसंख्या की भोजन की मांग की पूर्ति हो सकती है। फूड है, अब पहेली कहती है फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो जो भोजन है उसकी जो पैदावार है वो बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन का की रेगुलर जो अनाज वगैरह होता है उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना चाहिए, यानी कि उसकी लगातार उसकी पैदावार हमें करनी चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका सही प्रकार से हमें प्रबंधन करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इट्स इज नेसेसरी, और इसका वितरण भी बहुत ज़रूरी है, सही प्रकार से वितरण भी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हुए, ऐसी क्रियाएं जो हम खेती में जिनका प्रयोग करते हैं। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब होता है घुमंतु, जो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व जो लोग थे वो घुमंतु हुआ करते थे, यानी कि घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो वो क्या करते थे, एक झुंड बना के भोजन और आवास की तलाश में, शेल्टर मीन्स होता है आवास, रहने का ठिकाना, ठीक है। तो भोजन और आवास की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या करते थे, कच्चे फल खाते थे और कच्ची सब्जियां खाते थे, और वो जानवरों का शिकार करते थे भोजन के लिए। लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस
wheat and other food crops, thus was born agriculture। तो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने जो फसल उत्पादन जैसे चावल है, वीट है और जो दूसरे जो अनाज थे वो उगाना शुरू किया। इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर था उसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि तब एग्रीकल्चर कृषि करना लोगों ने सीखा था। When plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो crop क्या होती है? When plants of a same kind, जब एक ही तरह के जो plants पौधे होते हैं are grown and cultivated at one place on a large scale, तो जब एक ही प्रकार के पौधे एक जगह पे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप क्या है। When plants of the same kind, जब एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन वन प्लेस, वो एक ही जगह पर उगाए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर उगाए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब तो हम उसको कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो अगर हम कहेंगे कि गेहूं की फसल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो पौधे हैं वो किसके हो जाएंगे, गेहूं के हो जाएंगे। और वैसे हम कहें कि क्रॉप ऑफ पैडी, धान की फसल, तो क्या हो जाएगा, सारे जो पौधे होंगे वो किसके हो जाएंगे, धान के हो जाएंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। तो हमें पता है कि जो क्रॉप्स होती है बहुत प्रकार की होती है, जैसे सीरियल्स यानी कि अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स फल। These can be classified on the basis of season in which they grow। तो इनको हम सीजन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। सीजन यानी कि किस मौसम में वे पैदा किए जाते हैं, तो उस हिसाब से हम जो क्रॉप्स है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह में अलग अलग होती है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करती है, और रेनफॉल भी अलग अलग होता है, कहीं पर पूरे वर्ष पर बारिश होती है, कहीं पर नहीं होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of our country। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified। These are, तो हमारे देश में बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों को हम दो क्रॉपिंग पैटर्न्स में डिवाइड करते हैं। पहला है खरीफ क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो फसलें बरसात वाले मौसम में बोई जाती है उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो हमारे इंडिया में जो रेनी सीजन है वो कब से शुरू होता है, जून से सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, पैडी यानी कि धान है, मेज मक्का है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट मूंगफली है, कॉटन है कपास एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ जो क्रॉप है वो रेनी सीजन में उसको बोया जाता है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को विंटर सीजन यानी कि जाड़े के मौसम में बोया जाता है उनको कहते हैं हम रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और ये कब बोई जाती है, लगभग अक्टूबर से मार्च के बीच में। ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च तक ये रेडी हो जाती है, यानी कि ये पक जाती है फसल। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनशीट। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे गेहूं है और ग्राम, चने हैं, पी, मटर है, मस्टर्ड सरसों है और लिनशीट यानी कि अलसी है। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। तो इसके अलावा गर्मियों में हम क्या भी बोते हैं, दालें हैं और सब्जियां हैं वो भी बोई जाती है। के बाद है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो फसल उत्पादन का कार्य है उसमें हम क्या क्या क्रियाएं करते हैं। वाई कैन, अब पूछो कहता है वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, कि जो धान की फसल है वो हम जाड़े के मौसम में क्यों नहीं बोते हैं उनको। पहेली उसका जवाब देती है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जो धान की फसल है उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसको केवल जो बरसात वाला मौसम है उसी में उगाया जाता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। तो फसल उत्पादन की प्रक्रिया में किसानों के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं
You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener over even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ऐसी एक्टिविटीज एक जो गार्डनर होता है वो अपने गार्डन में भी करता है, गार्डन के लिए भी करता है, और आपने अगर कभी प्लांट्स अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में उगाई हैं तो आपको भी करनी पड़ती है कॉमन एक्टिविटीज जो होती है. These activities or tasks are referred to as agricultural practices और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, these activities are listed below. तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हुए, वो प्रैक्टिसेस जो जनरली एक फार्मर अपनी खेती को करने के लिए उसको बोने से लेके और उसकी फसल को काटने तक करता है, उसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं. यहाँ पर दी गई हैं. सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, भूमि को तैयार करना. उसके बाद आता है शोविंग, यानी कि बोना उसको. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्योर यानी कि जो हम खाद वगैरह डालते हैं और उर्वरक वगैरह डालते हैं अपनी फसल को उसकी वृद्धि के लिए. इरिगेशन यानी कि सिंचाई. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसको वीड्स मतलब खरपतवार वगैरह जो ना चाहते हुए भी हमारे खेतों में उग जाते हैं. हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्या हुआ, जब हम फसल को काटते हैं. और स्टोरेज, फिर उसका हम स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं उसका. सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम मिट्टी यानी कि भूमि को कैसे तैयार करते हैं फसल बोने के लिए. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो फसल उगाने का पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला टास्क क्या है, सबसे पहले हम जो जमीन यानी कि मिट्टी होती है उसको पलटते हैं या उलटते पुलटते हैं और उसको ढीला करते हैं. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इससे क्या होता है, जो जड़ें होती है फसल की वो काफी नीचे तक जा पाती है मिट्टी के. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. तो इससे क्या होता है, जो रूट्स होती है अच्छे से सांस ले पाती है. व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ. तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम मिट्टी को ढीला करते हैं तो वो आसानी से सांस ले पाती है. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. तो अगर मिट्टी को हम ढीला कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, केचुए होते हैं, और जो और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो ये क्या होता है, ये जो अर्थवॉर्म्स हैं और माइक्रोब्स हैं ये फार्मर्स के फ्रेंड, किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसको ढीला करते हैं और उसको ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस देते हैं. बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन. लेकिन हम सॉइल मिट्टी को उलटते पुलटते क्यों हैं और उसको फिर ढीला क्यों करते हैं. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, जो मिट्टी होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, एयर होती है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सजीव छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं वो होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए हमारे. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा जो मिट्टी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके द्वारा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका जो मृत शरीर होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स किस में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं. इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. तो इस प्रकार से तो भी जो मृत ऑर्गेनिजम्स हैं, मृत प्राणी जो होते हैं, उनमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से फिर हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स. और ये न्यूट्रिएंट फिर से प्लांट्स के द्वारा ले लिए जाते हैं. Since only a few centimeters of the top layers of soil supports plant growth. क्योंकि हमें पता है कि जो कुछ सेंटीमीटर तक की जो सॉइल होती है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, यानी कि उसमें जो ऐसी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, प्लांट की ग्रोथ में सहायक होती है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट. तो टर्निंग यानी कि उलटना पलटना और लूजनिंग, मिट्टी को ढीला करने से क्या होता है, जो नीचे जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो सारे ऊपर आ जाते हैं. Thus
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए जो टर्निंग और लूजनिंग है, उलटना पुलटना, और जो हम लूजनिंग करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होता है, नीचे की मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उलटने पुलटने से ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। तो the process of loosening and turning of soil is called tilling and plowing, जोतना, यानी कि मिट्टी को ढीला करना और उसको उलटना पुलटना जो होता है उसको हम कहते हैं जोतना कहते हैं, उसको हम जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, और इसको किसकी हेल्प से किया जाता है, प्लॉ यानी कि जो हल होता है उसकी हेल्प लेते हैं हम। प्लॉस आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो जो प्लॉज हल होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो लकड़ी के बने होते हैं वुड के, या फिर आयरन यानी कि लोहे के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। तो हम क्या करते हैं, जोतने से पहले उसमें पानी डालते हैं ताकि थोड़ी सी वो ढीली हो जाए। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो हमारा जो प्लॉट फील्ड होता है, यानी कि जो जोत लिया होता है, उसमें बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े, पीसेस कह सकते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रम्स। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लैंक। तो हम क्या करते हैं, उन क्रम्स को तोड़ते हैं, और उनको तोड़ना जरूरी होता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक। द फील्ड इज लेबल्ड फॉर शोइंग एज फॉर इरिगेशन पर्पज। तो जो फील्ड है उसको लेबल किया जाता है, लेबल यानी कि उसको समतल बनाया जाता है फसल बोने के लिए, और साथ में उसमें सिंचाई करने के लिए भी। इरिगेशन मीन सिंचाई। The लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, और लेवलिंग किससे की जाती है, लेवलर से की जाती है। नीचे दिखाया गया है लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, मैन्योर होती है जो हमारी जो एनिमल डंग से जो खाद बनती है, यानी गोबर से जो खाद बनती है उसको मैन्योर कहते हैं। तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू दी सॉइल बिफोर टिलिंग। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम जोतने से पहले, खेत को जोतने से पहले हम उसमें मैन्योर डालते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है, जो हमारा मैन्योर होता है वो मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर शोइंग, और जो हमारी मिट्टी, जो जमीन है हमारी या भूमि है, उसको पहले बोने से पहले फिर हम उसमें पानी डालते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है औजार। तो हमारी जो कृषि है उसमें हम क्या क्या कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। बिफोर शोइंग द शीट्स, तो बीजों को बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो हम क्या करते हैं, जो इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन। तो हम क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, और इसको हम अलग अलग टूल्स की हेल्प से, औजारों की हेल्प से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर दी प्लॉ। तो मेन टूल क्या है उसका, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लॉ, हल। हो एंड कल्टीवेटर, हो मीन्स होता है कुदाल, और कल्टीवेटर। अब यहाँ पे फ्लॉ के बारे में दिया गया है, यानी कि जो हल होता है वो कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो ये जो फ्लो है उसका यूज प्राचीन काल से किया जाता है खेत को जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और खेतों में फर्टिलाइजर्स डालने के लिए। रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। और हमारे जो खेत होते हैं, फसल खेत होते हैं, उसमें जो वीड्स यानी कि जो खरपतवार वगैरह, जो ऐसी ऐसे पौधे जो हम बिना लगाए हुए उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए हम प्लॉ का यूज करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा। तो ये जो इम्प्लीमेंट है प्लॉ, ये औजार जो प्लॉ है वो किसका बना होता है, या तो लकड़ी का बना होता है, या हमने पढ़ा था कि लोहे का भी बना हो सकता है। और वो किसके द्वारा खींचा जाता है, बैलों के जोड़े के द्वारा, या फिर जो हॉर्सेस का यूज कर सकते हैं हम, और कैमल्स, ऊंट का यूज कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। इसमें एक ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको हम कहते हैं प्लॉशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लोग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। और इसका मेन पार्ट क्या होता है, एक लंबा सा डंडा होता है जिसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट।
देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और शाफ्ट के एक किनारे पर एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और दूसरा जो सिरा होता है वो बीम से अटैच्ड होता है, जो किस पर रखा जाता है, जो जानवर इसको पुल करते हैं जैसे कि बुल्स, उसकी गर्दन पे रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द फ्लो, तो जो गाब है, बैल है, उनका एक जोड़ा और एक आदमी जो है इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। द इंडिजिनस वुडन फ्लॉ इज increasingly being replaced by iron claws nowadays। तो आज हमारे जो पहले से स्वदेश, जो पहले से प्राचीन काल से यूज होता था, इंडिजिनस मतलब होता है जो स्वदेशी होते हैं, यानी कि जो हमारे हमने बनाए होते हैं पहले के औजार, तो उसको आजकल किसके द्वारा रिप्लेस कर लिया गया है, आजकल आयरन के बने प्लॉज आने लगे हैं। अब है हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये एक सिंपल सा साधारण सा औजार है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, वीड्स को हटाने के लिए, यानी कि जो खरपतवार है उनको हटाने के लिए, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और मिट्टी को ढीला करने के लिए। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, तो इसमें एक लकड़ी की या आयरन की एक लंबी सी रॉड होती है, छड़ जैसी होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा। और यहाँ पर ये बेंट प्लेट है जो आयरन की बनी होती है, ये हैंडल है इसका। उसके बाद है कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो आजकल खेत जो हम जोतते हैं वो किसके द्वारा जोतते हैं, कल्टीवेटर्स के थ्रू। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर से मेनली क्या होता है, एक तो हमारी जो लेबर होता है, मतलब कार्य क्षमता कह सकते हैं हम, या हमारा जो श्रम होता है वो भी बच जाता है, और साथ में हमारा टाइम भी बच जाता है, यानी कि हमको ज़्यादा शारीरिक काम नहीं करना पड़ता है उससे। उसके बाद है शोविंग, यानी कि इसको बोना, बोवाई कहते हैं जिसको। शोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन का, यानी कि फसल उत्पादन का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी शीट्स आर सेलेक्टेड। तो शोइंग से पहले हम क्या करते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं। गुड क्वालिटी शीट्स आर क्लीन एंड हेल्दी शीट्स ऑफ अ गुड वेराइटी। और गुड क्वालिटी के शीट्स क्या होते हैं, वो साफ सुथरे होते हैं और स्वस्थ होते हैं। फार्मर्स प्रीफर टू यूज शीट्स विच गिव अ हेल्दी यील्ड। तो फार्मर कौन से शीट्स को बोना पसंद करते हैं, जिनसे ज़्यादा पैदावार हो। अब सिलेक्शन ऑफ शीट्स, यानी कि शीट्स का चुनाव हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शीट्स अच्छे हैं, कौन से बेकार के शीट्स हैं। वन, अब पहेली कहती है, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम शीट्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। अब पहेली कहती है, एक दिन मेरी मम्मी क्या कर रही थी, जो चने के शीट्स को उन्होंने किस में डाला, एक पतीले में डाला और उस पर कुछ पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम शीट्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। और कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ बीज जो थे वो ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम शीट्स फ्लोट ऑन वाटर। और तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ शीट्स जो थे वो क्यों पानी में तैरने लगे। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी दे रखी है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, आप कुछ कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, और उसको पानी से आधा भर लेना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट शीट्स एंड स्टिरवेल। आपको वो गेहूं के बीज लेने हैं और उसको अच्छे से पहले हिला लेना है। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। आर देयर शीट्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या आप देखते हैं कि कुछ शीट्स ऐसे हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। बट दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो क्या वो जो बीज थे वो हल्के थे, और उसे जो डूब गए, वाई वुड दे बी लाइटर, तो वो हल्के क्यों थे। डैमेज शीट्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। तो जो खराब बीज होते हैं वो अंदर से खाली हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, और इसलिए वो लाइटर यानी कि हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसलिए वो पानी में, जब हम उनको पानी में डालते हैं वो तैरने लगते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी शीट्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो जो खराब बीज और अच्छे बीजों को सेपरेट करने का एक अच्छा मेथड है कि हम उसको पानी में डालें और कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, ताकि जो खराब बीज है वो ऊपर आके तैरने लगे। बिफोर शोइंग, बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोइंग शीट्स। तो हमें क्या जानना जरूरी है कि शो बोने के लिए हमको
किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है? पहला है ट्रेडिशनल टूल, यानी कि जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, पारंपरिक औजार। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग शीट इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो इसका शेप कैसा होता था? एक फनल के जैसा, यहाँ पे कीप के जैसा होता था इसका शेप। हाँ, द शीट्स आर फिल्ड इनटू द फनल। तो क्या करते थे, जो बीज होते थे उसको इस बीजों को इस फनल में भर देते थे। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो उनको वो फिर जो पाइप्स के थ्रू नीचे चले जाते थे। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस शीट्स देयर। और वो जो एंड थे वो कहाँ पर कहाँ लगे रहते थे? मिट्टी में नीचे, मिट्टी के नीचे होते थे। और फिर उनमें क्या करते थे, जो शीट्स होते थे वो उस पाइप के थ्रू हमारी मिट्टी के नीचे चले जाते थे। के बाद है शीट ड्रिल। एक और टूल है शीट ड्रिल। देखो ऐसा होता है शीट ड्रिल। Nowadays the sheet drill is used for sowing with the help of tractors। तो आजकल क्या करते हैं, हम शीट ड्रिल का यूज करते हैं बीजों को बोने के लिए, और जिसमें किसकी हेल्प ली जाती है? ट्रैक्टर्स की हेल्प ली जाती है। दिस टूल shows the sheets यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो टूल है वो क्या करता है? एक प्रॉपर डिस्टेंस यानी कि उचित दूरी और गहराई पर बीजों को बोता है। इट इंश्योर्स दैट शीट्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर शोइंग। और इससे क्या होता है, जो हम शीट्स बीज बोते हैं उससे उसके बाद मिट्टी से वो बीजों को ढक लिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय बर्ड। इससे क्या होगा, जो बर्ड्स होती हैं वो उन बीजों को नहीं खा पाएंगी। शोइंग बाय यूजिंग अ शीट ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो जो बीज होते हैं, अगर बीजों को हम इसकी हेल्प से बोए, शीट ड्रिल की हेल्प से बोए, तो हमारा लेबर भी बच जाएगा और साथ में टाइम भी बच जाएगा। यानी कि हमको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हमें हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब बूझो कहता है देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। बूझो के स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो उसने देखा कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनको छोटे छोटे बैग्स में रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो उनको ऐसे क्यों रखा जाता है? अब पहली इसको आंसर करती है, शीट्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। वो कहती है कि कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे जो पैडी धान के जो पौधे हैं, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, तो जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। तो उनको हाथ से हम क्या करते हैं, खेतों में लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जो जंगल में उगाए जाने वाले पौधे हैं, जैसे हम बाज के पौधे लगाते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम नर्सरी में उगाते हैं पहले। An appropriate distance between the sheets is important to avoid overcrowding of plants। Appropriate मतलब होता है उचित। तो प्लांट्स के बीच में या बीजों के बीच में एक निश्चित उचित दूरी से क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स एक जगह पे नहीं उग पाते हैं। उससे क्या होगा, एक प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स एक जगह पे हो जाएंगे, फिर एक भी प्लांट सही से नहीं बढ़ पाएगा। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दी सॉइल। इससे क्या होगा, जो पौधा होगा उसको अच्छे से सनलाइट मिल पाएगी और उसको न्यूट्रिएंट सारे मिल पाएंगे, पोषक पदार्थ मिल पाएंगे और पानी उसको मिल पाएगा अच्छे से। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स उग जाते हैं एक साथ में, हम फिर प्लांट्स को हमें हटाना पड़ता है। अब अगला टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि हम जो खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, उसके बारे में दिया गया है। द substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। तो ऐसे substances, ऐसे पदार्थ जिनको हम हमारे प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए डालते हैं और ताकि उनको पोषक पदार्थ मिले, उसको कहते हैं हम मैन्योर या और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। तो वो जो कहता है कि मैंने एक हेल्दी अच्छी सी फसल देखी है जो फार्म में उगी थी। इन द नाइबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। लेकिन जो बगल का जो फार्म था उसमें जो प्लांट्स थे बहुत कमजोर थे। वीक मीन्स कमजोर। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। तो कुछ पौधे दूसरे पौधों से अच्छा ग्रो क्यों करते हैं? सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। तो सॉइल मिट्टी जो होती है
हमारी फसल को मिनरल्स प्रोवाइड करती है, पोषक तत्व प्रोवाइड करती देती है। These nutrients are essential for the growth of plants, और ये जो पोषक होते हैं हमारे पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कभी कभी कहीं कहीं कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल तुरंत उस फील्ड में उगा देते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, तो जो खेत होता है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू दी न्यूट्रिएंट, तो सोचिए अगर हम लगातार प्रोडक्शन करते जाएं, खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़े, तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, तो अगर हम लगातार फसल उगाते रहें किसी खेत में, उससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की यानी कि पोषकों की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इसलिए किसान क्या करते हैं, वो सॉइल मिट्टी में क्या डालते हैं, मैन्योर खाद वगैरह डालते हैं, ताकि उसको उसके जो पोषक है वो फिर से वापस उसमें आ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। खाद डालने की प्रोसेस मैन्योरिंग कहलाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, तो वीक प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट कमजोर कैसे होते हैं, जब उनको प्रॉपरली मैन्योर नहीं मिल पा रहा होगा, खाद उनमें नहीं पड़ रही होगी, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant और animal wastage। तो manure कैसे बनता है, तो मेनली जो एनिमल डंग जैसे कि गोबर वगैरह है उससे बनता है हमारा मैन्योर, खाद बनती है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, और एक और तरीका है, तो किसान क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, वो एक पिट में जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होते हैं, जानवरों का और जो पौधों का जो वेस्ट पदार्थ होता है, उसको क्या करते हैं, पिट में डालते हैं एट ओपन प्लेस, एक खुली हुई जगह पे एक पिट बनाकर उस पे डालते हैं, अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसको सड़ने दिया जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे छोटे जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें वो दिखाई देने लगते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो डिकम्पोज मैटर जो फिर हमें मिलता है उसके बाद उसका हम यूज कैसे करते हैं, एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 1.2 दे रखी है, टेक मूंग और ग्राम शीट्स एंड जर्मिनेट देम, तो हमें क्या करना है, चने के बीज लेने और उनको उगाना है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग आउट ऑफ दीज, नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल, तो हमें क्या करना है, सीडलिंग्स लेनी है, उसके पौधों को लेना है, उसके बाद हमको 3 खाली ग्लासेस लेनी है। मार्क देम ए बी एंड सी, और उनमें मार्क कर देना है, निशान बना देना है ए बी और सी का। 2 ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल, और हमें ग्लास ए में क्या करना है, थोड़ा सा सॉइल डालना है, मिक्स विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर, और उसमें थोड़ा सा गाय का गोबर डालना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया, और दूसरे ग्लास जो बी है उसमें हमें क्या करना है, सॉइल के साथ हमें क्या करना है, यूरिया मिला देना है, उस पर थोड़ा सा यूरिया मिला देना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी, और उतना ही जो मिट्टी है वो हमें ग्लास सी में मिलाना है विदाउट एडिंग एनीथिंग, इस पे ना हमें मैन्योर डालना है ना ही यूरिया ऐड करना है। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम, उसके बाद हमें क्या करना है, पानी डालना है, हर ग्लास में पानी डालना है, और जो पौधे हैं उनको उन पे पौधों को लगा देना है उन ग्लासेस में। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, और हमें एक सुरक्षित जगह पे उसको रख के उनमें डेली पानी हमें डालना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, तो 7 से 10 दिनों के बाद हमें उनकी ग्रोथ को देखना है, उनकी वृद्धि को देखना है। तो यहाँ पर देखिए जो ए था उसमें, जो बी है ना उसमें जो प्लांट्स लगाए उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है, और जो सी था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, और ए में थोड़े बहुत बढ़े हैं। डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, तो क्या जो तीनों की 3 ग्लासेस हैं उनमें जो प्लांट्स लगाए हैं वो एक सी गति से उनमें वृद्धि हो
विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो कौन सी ग्लास के जो प्लांट्स थे वो उनमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। इन विच ग्लास वॉज दी वर्थ फास्टेस्ट, सॉरी इन दी ग्लास वॉज दी ग्रोथ फास्टेस्ट, तो कौन से ग्लास के जो प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, तो जिसमें हमने फर्टिलाइजर यूरिया डाला था उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई थी। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो फर्टिलाइजर्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, तो ये मैन्योर से कैसे अलग हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं और हमारा जो मैन्योर था वो हम घर पे बना रहे थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो कुछ जो एग्जाम्पल्स है फर्टिलाइजर्स के वो क्या क्या है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटाश है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो फर्टिलाइजर्स का यूज करके क्या होता है, जो पैदावार होती है वो ज़्यादा होती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें फर्टिलाइजर्स का तो उससे हमारी ज़मीन की उर्वरक जो शक्ति होती है यानी कि जो उसका उपजाऊपन होता है वो खत्म धीरे धीरे कम होने लगता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनसे वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होगी तो फिर क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो नदी नालों से बहते हुए सीधे नदी में जाते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करने के लिए और हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमको फर्टिलाइजर्स रिप्लेस करके ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, और साथ में दो क्रॉप्स के बीच में हम जो खेत होता है उसको अनकल्टिवेटेड रखना चाहिए, यानी कि एक फसल बोई उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हमने जो भूमि है उसको छोड़ दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम दूसरी फसल बोएंगे। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity, तो मैन्योर का यूज करके क्या होता है, उसका टेक्सचर जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसका जो रंग होता है वो भी अच्छा होता है, और साथ में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी जो जल धारण क्षमता होती है मिट्टी की वो भी बढ़ती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल होती है जो मिट्टी होती है उसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, तो एक और मेथड है जिससे हमारी जो सॉइल है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स हमेशा रहे, वो कौन सी मेथड है, क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक फसल बोई उसके बाद दूसरे प्रकार की फसल हम बोते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, एक जो फसल होती है एक जैसी फसल को हम पहले एक फसल बोई उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरे प्रकार की फसल को बोते हैं, ठीक है। Earlier farmers in northern India used to grow legume as fodder in one season and wheat in the next season, तो पहले के किसान क्या करते थे, पहले वो बोते थे लेग्यूम्स मतलब जो दाल वाली फसलें होती है वो बोते थे, उसके बाद वो क्या करते थे गेहूं की फसल बो लेते थे, यानी कि एक प्रकार की फसल एक टाइम पे और जो दूसरी फसल होती है वो नेक्स्ट सीजन में बोना, ये होता है क्रॉप रोटेशन। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, उससे क्या होता है हमारी जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, तो हमें फार्मर्स को इनकरेज करना चाहिए कि हमें उनको प्रेरित करना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन वाली मेथड को अपनाएं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, तो पिछली क्लासेस में हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, गांठ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये क्या करते हैं जो हमारा वातावरण में जो गैसियस नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं।
यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। क्या डिफरेंस है उर्वरक और खाद में? फर्टिलाइजर, अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक होता है पूरा का पूरा, और ये किससे बनता है? कैटल डंग, यानी कि जो हम पशु पालते हैं उनके गोबर से, ह्यूमन वेस्ट जो इंसानों का जो वेस्ट होता है उससे, और प्लांट रेसिड्यू और पत्तियां जो सड़ जाती है उसके सड़ने गलने से ये मैन्योर बनता है। अब फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, और मैन्योर को हम आराम से घर पे भी बना सकते हैं और खेतों में भी बना सकते हैं। अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉइल, और जो फर्टिलाइजर होता है वो सॉइल को कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और जो मैन्योर होता है प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल, सॉइल को, मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और जो फर्टिलाइजर्स होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है हमारा, फास्फोरस है और पोटेशियम है। लेकिन जो मैन्योर होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेस रिच होते हैं, यानी कि कम मात्रा होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की। तो टेबल 1.1 से हमने जाना कि क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैन्योर में। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ मैन्योर, की क्या क्या लाभ है खाद के, मैन्योर के। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होती है उसको हम फर्टिलाइजर से बेटर मानते हैं। क्यों फर्टिलाइजर से बेहतर मानते हैं? क्योंकि इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, जो मिट्टी की जलधारण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस मतलब होता है जिसमें छेद छेद होते हैं। तो जो मैन्योर होता है वो मिट्टी को छिद्र युक्त बनाता है, जिससे गैसें होती है वो आसानी से अंदर बाहर जा सकती है, मिट्टी के एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इससे जो मैन्योर होता है उससे मिट्टी में फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो किसानों की हेल्प करते हैं, उनकी वृद्धि होती हुई है, जैसे कि केंचुए हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और उससे मिट्टी का टेक्सचर भी अच्छा होता है। उसके बाद है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। हमें पता है कि सभी जो सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। तो साथ वही पानी किसके लिए भी ज़रूरी है? फूलों के और फलों के और सीड्स की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, और पानी कैसे अब्जॉर्ब होता है प्लांट्स में? उनकी रूट की हेल्प से वो पानी अवशोषित कर लेते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब। पानी के साथ में वो क्या क्या अवशोषित कर लेते हैं? और मिनरल्स यानी कि खनिज जो होते हैं हमारी मिट्टी में वो, और साथ में जो उर्वरक हम खेतों में डालते हैं उनको भी वो अवशोषित कर लेते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो प्लांट में मेनली 90% वाटर पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बीज होते हैं वो पानी के बिना नहीं उग पाते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले होते हैं, फर्टिलाइजर्स हमने डाले होते हैं वो पौधे के हर भाग में चले जाते हैं। वाटर also protects the crop from both frost and hot air currents। तो पानी किससे भी बचाता है हमारी फसलों को? जो पाला वगैरह पड़ता है और जो गर्म हवाएं चलती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी से भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। तो जो फसल होती है या मिट्टी होती है उसका मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, उसकी नमी को बनाए रखने के लिए खेतों को रेगुलरली हमें वाटर देना चाहिए, कि पानी उसमें सिंचाई उसमें हमें करनी चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो सिंचाई क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, पौधों को पानी की सप्लाई एट डिफरेंट इंटरवल्स, अलग अलग समय अंतराल में, उसको हम कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई अगर इरिगेशन के बारे में लिखने में आएगा तो आप लिखेंगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. तो हम किस मात्रा में सिंचाई करते हैं, यानी कि किस मात्रा में हम खेतों को पानी
खेतों में पानी डालते हैं वो वेरी करता है, यानी कि वो डिपेंड करता है फसल से फसल तक कि हर प्रकार की फसल को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है। सॉइल टू सॉइल मिट्टी पे भी डिपेंड करता है एंड सीजन टू सीजन। ऐसा नहीं कि है कि आप बरसात का मौसम चल रहा है और फिर भी आप खेतों में पानी डाल रहे हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, लेकिन जो गर्मी गर्मी का मौसम होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना चाहिए। वाई सो, और ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? तो क्या इसलिए हमें पानी डालना चाहिए क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो वाष्प बन के उड़ जाता है पानी सारा, जो पौधों के अंदर या जमीन में जो पानी होता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उड़ जाता है। क्या इसलिए भी हमें पानी डालना चाहिए? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। तो इस साल मैं अपने पौधों को अच्छे से पानी डालूंगा। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड। तो कह रहा है बुझो कि पिछले समर में मेरे जो प्लांट्स थे वो सूख के मर गए थे। तो पौधों में क्या होता है कि पानी जो होता है ना वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण कहते हैं। तो मिट्टी में या हमारी जो सॉइल होती है उसमें जो भी पानी होता है वो ज़्यादा गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है गर्मियों के मौसम में। तो समर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना चाहिए। इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा किसमें होती है? समर्स में होती है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, यानी कि किन किन मेथड से हम इरिगेशन कर सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स झील हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स एंड कैनाल्स, और जो नहरें वगैरह हैं उनसे हम इरिगेशन करते हैं। अब यहाँ पर है पर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन सिंचाई की क्या क्या पारंपरिक विधियां हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू दी फील्ड। तो क्या करते थे पहले से, कुओं में जो पानी होता था या लेक्स में झील में जो पानी होता था, कैनाल्स में जो पानी होता था उसको ऊपर निकाला जाता था अलग अलग विधियों से, ताकि वो उसको हम खेतों में पहुंचा सके। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज टू दिस मेथड, और किसका यूज करते थे? पशुओं का यूज करते थे और इंसान भी करते थे ये काम। तो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशिएंट, इसलिए जो मेथड था वो क्या था? सस्ता तो था लेकिन ये ज्यादा असरदार नहीं था। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, यानी कि पुले सिस्टम, जिसको जो खींच के हम जो पानी निकालते हैं, और चेन पंप, पंप के थ्रू जो पानी निकालते हैं। उसके बाद है ढेकली एंड राहत लीवर लेवर सिस्टम, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो पंप्स का यूज किसके लिए करते हैं? पानी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए करते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप, और इस पंप्स को चलाने के लिए किसका यूज होता है? डीजल का यूज कर सकते हैं, बायोगैस का यूज कर सकते हैं, बिजली का यूज कर सकते हैं एंड सोलर एनर्जी, और सूरज की जो ऊर्जा होती है उसका यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि आजकल के टाइम पर हम किन मेथड से इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। हम अच्छे से उस मेथड से, अगर ये जो मेथड होते हैं वो क्या होता है? इकोनॉमिकली अच्छे होते हैं हमारे लिए, यानी कि इसमें ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं होता और साथ में पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज, क्या क्या मेथड्स हैं? स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव, तो स्प्रिंकलर मेथड मतलब छिड़काव विधि। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेदर वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो ये जो सिस्टम है हम कहाँ पर यूज करते हैं? जो अनइवन होती है, ऊपर खापड़ जैसी जो जमीन होती है वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, जो पाइप्स हैं उन पर एक घूमने वाले नोजल्स लगे रहते हैं, यानी कि घूमने वाली नली लगी रहती है, नली का जैसी कुछ स्ट्रक्चर लगा रहता है। आर जॉइन टू दी मेन पाइपलाइन, और किससे जुड़ा रहता है? मेन पाइपलाइन से। ये देखिए यहाँ पर जो नोजल से घूमने वाले ये इस मेन पाइपलाइन से जुड़े हैं। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, तो जब मेन पाइप से पानी गुजरता है विद द हेल्प ऑफ अ पंप, पंप की सहायता से, इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो ये जो रोटेटिंग नोजल्स है उससे वो बाहर आ जाता है, यहाँ से वो बाहर आ जाता है। It gets sprinkled on the crop
एज इट इज रेनिंग, तो जो फसल होती है उस पर ये ऐसे गिरता है जैसे कि बारिश हो रही होगी। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, तो जो स्प्रिंकल है वो सैंड जहाँ पर रेत रेत होती है वहां के लिए बहुत यूजफुल है। अब है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पानी होता है बूंद बूंद करके क्रॉप्स की जड़ों पर ही गिरता है, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये जो फ्रूट्स के प्लांट होते हैं, फलों के जो पौधे होते हैं और गार्डन्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, उनमें पानी डालने की ये बहुत अच्छी विधि है। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स को पानी बूंद बूंद करके मिलता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, और पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। इट इज अ boon in regions where availability of water is poor, तो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है जहाँ पर पानी की कमी है। ये है ड्रिप सिस्टम ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, पानी जो है वो बूंद बूंद करके डायरेक्ट जो फसल होती है या जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स पर ही गिरता है, ताकि पानी वेस्ट भी ना हो। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इनकी खरपतवारों से फसल की सुरक्षा। वीड्स मतलब होता है खरपतवार। पूजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाई फील्ड wheat field and saw that there were some other plants in the field। अब पूछो और पहेली एक पास के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि वहां पर गेहूं के प्लांट्स के अलावा और भी प्लांट्स थे। have these other plants been planted purposely, तो पूछो पूछते कि क्या ये जो प्लांट्स है इनको किसी उद्देश्य से लगाया गया है यहाँ पर। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। तो फील्ड में क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉप के साथ बिना उगाए ही उग जाते हैं। क्रॉप को तो हम उगाते हैं ना, ताकि फसल हमारी जो फसल हमें खाने के लिए अनाज मिले, लेकिन जो ये वीड्स होते हैं उसको हम किसी उद्देश्य से नहीं लगाते, खुद ही खुद उग जाते हैं हमारे खेतों में। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो यही जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं उनको हम वीड्स कहते हैं, जो ना चाहते हुए भी हमारे खेतों में उग जाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और जो वीड्स को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and sun and light। तो वीडिंग क्यों जरूरी है, क्यों इन वीड्स को निकालना जरूरी है, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो जो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो सारे उनको ले लेते हैं, यानी कि उससे कम उनका जो क्रॉप्स है और जो वीड्स है उनका आपस में संघर्ष रहता है इन चीज़ों के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसलिए जो फसल की ग्रोथ होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वीड्स भी ले लेते हैं, उनमें बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट पोषक बढ़ जाते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग तक बने रहते हैं, यानी कि फसल काटने की प्रक्रिया तक बने रहते हैं, और एनिमल्स और वो जहरीले भी हो सकते हैं, और उससे क्या हो सकता है, जानवरों और इंसानों को नुकसान भी हो सकता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो किसान बहुत सारे तरीकों से जो वीड्स है उनको उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और उनको हटाते हैं। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो बोने से पहले, टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप्स, बीजों को बोने से पहले कुछ खेत को जोतने से क्या हेल्प मिलती है, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, इससे जो वीड्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं और मर जाते हैं। विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। क्या होता है, फिर जो वीड्स होते हैं वो सूख कर फिर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो जो वीड्स है उनको हटाने का टाइम क्या है, उनका जो फ्लावरिंग टाइम होता है, यानी कि जो फूल होते हैं और बीज बनने की प्रक्रिया से पहले का टाइम उनको निकालने का होता है, यानी कि इससे पहले हम उनको निकाल सकते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वेट्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैनुअल मीन्स जो हम हाथ से करते हैं, तो हम हाथों से भी करते हैं उनको उखाड़ के, या फिर उनको जड़ से काट कर करते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और उसको हम खुरपी की हेल्प से करते हैं, कुदाल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। अ शीट ड्रिल, और शीट ड्रिल की हेल्प से करते हैं। इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स, तो शीट ड्रिल का भी यूज हम वीड्स को निकालने में करते हैं।
वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और वीड्स का कंट्रोल किससे भी किया जा सकता है? केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनके द्वारा भी किया जा सकता है, और उनको कहते हैं वीडीसाइड्स, खरपतवार नाशी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। These are sprayed in the fields to kill the weeds, और इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड में को मारने के लिए, खरपतवारों को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, और ये फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचाते, ये नुकसान पहुंचाएंगे सिर्फ वीड्स को। द वीडीसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with the sprayer। तो जो वीडीसाइड्स होते हैं इनको घोला जाता है पानी में, उसके बाद स्प्रे किया जाता है एक स्प्रेयर की हेल्प से। यहाँ पर जो ये फार्मर है वो जो वीडीसाइड है पानी, इसमें पानी घोल के स्प्रेयर की हेल्प से स्प्रे कर रहा है अपने प्लांट्स में, ताकि जो वीड्स है उनकी ग्रोथ ना हो। Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? तो क्या जो पर्सन weedicide sprayer की हेल्प से weedicides डालता है खेतों में उसकी हेल्थ को कोई नुकसान हो सकता है? चलिए यहाँ जानते हैं इसका आंसर। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो हमें पता है कि तो weedicides कब डालने चाहिए? तो वीड्स होते हैं उनके फ्लावरिंग टाइम से पहले, यानी कि जब उनमें फूल आता है या उनके जो बीज बनते हैं उनसे पहले हमें डालना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो जो फार्मर जो भी किसान होता है वो जो किसान होते हैं उनकी हेल्थ को ये वीडीसाइड्स प्रभावित कर सकते हैं या उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है इनसे। तो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। तो उनको इस केमिकल्स का यूज बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। तो उनको क्या करना चाहिए? अपनी अपनी नाक और अपने मुंह को इन केमिकल्स का छिड़काव करते टाइम ढक लेना चाहिए। उसके बाद है हार्वेस्टिंग। हाँ, तो उसके बाद था हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल को काटने की प्रक्रिया। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो हार्वेस्टिंग, क्रॉप की हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, कार्य है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो फसल पक जाने के बाद उसको काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं? या तो क्रॉप्स को उखाड़ते हैं जमीन मिट्टी से, या फिर उसको ग्राउंड से हम काट लेते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो एक जो क्रॉप होती है उसको पकने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारे देश में या तो जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है या फिर हम हाथ से करते हैं, इसकी हेल्प से, सिकल यानी कि दराती की हेल्प से यहाँ पर दिखाई गई है, और बाय अ हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और मशीन की भी हेल्प ले सकते हैं हम जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। In the harvested crop, the grain sheets need to be separated from the chaff। तो हार्वेस्टेड जो क्रॉप होती है उसमें क्या होता है? जो ग्रेन शीट होती है उसको अलग करने की जरूरत नहीं, चाप जो बच जाता है, जो छिलके वगैरह होते हैं उनसे अलग करने की जरूरत होती है, जो बाहर की कवरिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन which is in fact a combined harvester and thresher। और इस मशीन को हम कहते हैं कंबाइन या फिर थ्रेशर भी कहते हैं हम लोग। थ्रेशर क्या करता है? जो अनाज ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करता है और साथ में तो जो भूसा होता है उसको अलग कर लेता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब पहेली कह दी है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स, यानी कि जो तने वगैरह बच जाते हैं, तने का जो भाग होता है, आर लेफ्ट इन द फील्ड, खेतों में रह जाते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर। तो जिनको जो किसान होते हैं वो जला देते हैं। पहेली इज वरीड। तो पहेली परेशान है। शी नोज दैट
इट कॉज पोल्यूशन, उसको पता है कि इससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा। और कौन सा पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। इससे क्या होता है, साथ में पोल्यूशन भी हो सकता है और साथ में आग भी पकड़ सकती है और दूसरे क्रॉप्स को भी नुकसान हो सकता है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। तो फार्मर्स जिनकी कम जमीन होती है वो क्या करते हैं, ये सेपरेशन किसकी हेल्प से करते हैं, वो विनोइंग प्रोसेस होती है उससे करते हैं। ठीक है, जो अनाज होता है उसको उसके भूसे से अलग विनोइंग प्रोसेस की हेल्प से करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। तो आपने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा था। विनोइंग क्या होता है, जिसमें हवा हवा से क्या होता है, जिसमें जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जैसे जो भूसा वगैरह है वो उड़ जाता है और अनाज बच जाता है। ठीक है, ये एक विनोइंग मशीन है। अब यहाँ पर ऊपर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि फसल संबंधी जो त्योहार होते हैं हमारे वो क्या क्या हैं। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो 3-4 महीनों की बहुत कठिन परिश्रम के बाद एक फसल काटने का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स of standing crops laden with grain fills the hearts of farmers with joy and sense of well-being। तो जो सुनहरे खेत दिखते हैं वो उनको देख के फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। तो पिछले पास्ट टाइम में यानी कि उन्होंने पहले जो मेहनत करी थी उसका फल उनको दिखने लगता है और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब सारे किसान बहुत खुश होते हैं। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। तो जो मैन और वुमेन्स हैं, आदमी और औरतें हैं, वो इसको बहुत ही उत्साह से इसका सेलिब्रेशन करती हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। तो क्या क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोंगल है, ठीक है, साउथ इंडिया में मनाया जाता है। बैसाखी है, ये हम लोग भी मनाते हैं। होली है, होली भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। दिवाली है और ये है नबानिया है एंड बिहू है। ये सारी की सारी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसके बाद आता है स्टोरेज, यानी कि हमने फसल काट ली, उसके बाद हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो जो भी हमें मिला उत्पाद उसका स्टोरेज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम फसल को जो अगर हम क्रॉप्स को, ग्रेन्स को लंबे टाइम तक रखना चाहें तो उनको हमें किससे बचाना होगा, मॉइस्चर से बचाना होगा, नमी से बचाना होगा, इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े से हमें उसको बचाना होगा, चूहों से बचाना होगा और छोटे छोटे और जो जीव होते हैं उनसे हमें उसको बचाना होगा। द फ्रेश क्रॉप्स हैज मोर मॉइस्चर। तो जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें कुछ पानी की मात्रा होती है, मॉइस्चर होता है उसमें। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked by organisms losing their germination capacity। तो अगर हम क्या करेंगे, बिना सुखाए ही बीजों को स्टोर कर देंगे तो उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो बीज होगा वो खराब हो जाएगा, वो उसकी जो उगने की क्षमता होगी वो खत्म हो जाएगी। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए को स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन। तो जो ग्रेन्स होते हैं उनको पहले अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, क्योंकि ताकि उसका जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जिससे क्या होगा, जो फसल, जो हमारी ग्रेन्स होंगे, जो हमारा जो अनाज होगा उस पर जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई, वो अटैक नहीं कर पाएंगी। फार्मर स्टोर फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। तो फार्मर्स, किसान क्या करते हैं, तो जूट के बैग में उनको स्टोर करते हैं और मेटेलिक धातु के बने कुछ डब्बे होते हैं उनमें स्टोर कर लेते हैं। हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉज एंड ग्रैनरीज। लेकिन जो जब कभी ज़्यादा मात्रा में जब पैदावार होती है तब हम उनको जो ग्रेन्स होते हैं किसमें स्टोर करते हैं, सिलोस में स्टोर करते हैं, या फिर जो भंडार गृह होते हैं, अन्न गृह या अन्नागार होते हैं उनमें स्टोर
स्टोर करते हैं हम उनको टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट, ताकि हम उनको जो कीड़े मकोड़े हैं, रेट्स हैं और इंसेक्ट से हम उन्हें बचा पाएँ। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर पर हम अनाज को कैसे बचा सकते हैं? हम अनाज की जो हम जिसमें स्टोर करेंगे उस पर हम क्या डाल देंगे? नीम की पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ डाल देंगे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन गोडाउन्स specific chemicals treatment are required to protect them from pests and microorganisms। लेकिन हम जब क्या करते हैं गोडाउन्स में यानी कि गोदाम में ये ग्रेन्स को स्टोरेज करते हैं तब हम वहाँ पर केमिकल्स डालते हैं, केमिकल्स का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि जो पेस्ट वगैरह है वो हमारे जो ग्रेन्स है उनको नष्ट ना करें। फूड फ्रॉम एनिमल्स, अगला टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, जैसे जो मिल्क है वो हमें किससे मिलता है? काउ से मिलता है, और बफेलो भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, शी कैमल ऊँट से मिलता है जो फीमेल होती है उससे। आफ्टर completing this table you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food। तो हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरह का भोजन प्रदान करते हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet। कोस्टल एरिया मतलब होता है जो समुद्र का तटीय भाग होता है। तो जो लोग कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, समुद्र के तटीय भागों के आसपास रहते हैं, वो क्या करते हैं? मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं, वो लोग फिश ज़्यादा खाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? कि वो उस भोजन के बारे में पढ़ा जो हमें प्लांट से मिलता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seeds। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या स्टेप्स थे? सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का चयन करना, शोइंग यानी कि बीज होना एक्सेट्रा, और भी स्टेप्स है जैसे इरिगेशन था, ठीक है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वीव्स था। सिमिलरली एनिमल्स reared एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड। इसलिए जो फार्म्स में एनिमल्स होते हैं या घर पे होते हैं उनको भी अच्छे तरह का हमें खाना देना चाहिए। शेल्टर एंड केयर, उसको उनको भी हाँ क्या करना चाहिए? हमें आवास देते हैं और केयर उनकी देखभाल हम करते हैं। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो जब ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो उसको हम कहते हैं पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में कहते हैं पशुपालन। तो जब हम बड़े पैमाने पर जानवरों की देखभाल करते हैं, ठीक है, और उनको उनको उनके रहने का ठिकाना बनाते हैं और साथ में उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक फूड सोर्स है, हमें पता है, मिल्क मिलता है, हमें मांस वगैरह मिलता है, एग्स मिलते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहेली कह रही है फिश मछली जो होती है इज गुड फॉर हेल्थ, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमें जो मछली होती है उससे क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है विच इज रिच इन विटामिन डी। तो जो किस में रिच है? जिसमें क्या होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है। तो जो कॉड लिवर ऑयल है वो हमें मछली से मिलता है, और कॉड लिवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन डी, इसलिए हमें मछली खानी चाहिए। हाँ, तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।